अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का फोर्थ चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, जिसका टॉपिक है प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे पास ना मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये किसका पॉलीमर होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे जो नेल्स होते हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हमारे जो हेयर्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो मसल्स हैं वो, और जो हमारा ड्राई वेट सेल है वो 50% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो पढ़ते हैं द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल्स आर प्रोटीन। सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोटीन है। दे में बी डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ये पॉलीमर्स है अमीनो एसिड का। प्रोटीन आर रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल कंपाउंड्स ऑफ सेल्स। अब हमारे पास प्रोटीन को किसने डिस्कवर किया था? जे बर्जीलियस ने करा था। 1938 में इसने प्रोटीन को डिस्कवर किया था। प्रोटीन हमारे पास एक ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है प्रोटियोस से निकला है, जिसका मायने है मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट रैंक, यानी कि समय पहले पाए जाने वाले मॉलिक्यूल या समय अहम मॉलिक्यूल। टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन are important for the structure of cells and organisms participate in everything they do. In this way they act as a building block of life. वगैरह प्रोटीन हमारी सेल्स के तमाम स्ट्रक्चर्स में, हर चीज़ में, हर काम में किरदार अदा करता है। तो ये हमारी ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे हमें बोल दिया हुआ द डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट एग्जिस्ट इन द प्रोटीन्स। वो कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अगर उनके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है तो वो डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? उनके अंदर जो प्रोटीन होती है ना, अगर उसके अंदर डाइवर्सिटी आ जाए तो उस वजह से उनके जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी डाइवर्सिटी आ जाती है। आगे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकेज ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमीनो एसिड। डिफरेंट प्रोटीन्स में हैव few to 13,000 अमीनो एसिड इन देयर मेकअप। मिसाल के तौर पर इंसुलिन ले लें। इंसुलिन हमारे पास 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। आगे है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। आपको मैंने भी बताया, यहाँ पे भी लिखा था पॉलीमर है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन हमारे पास बनी होती है। इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन विच 4 ग्रुप्स एंड अमीनो ग्रुप, a कार्बोक्सिल ग्रुप, a हाइड्रोजन ग्रुप एंड अ साइड ग्रुप आर हमारे पास अल्काइल रेडिकल होता है। आर अटैच टू द सेम कार्बन अल्फा। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अमीनो एसिड के ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन, और ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल यानी कि आर। Although many different amino acids occur in nature, about 170 types of amino acids have been reported to occur in living organisms, cells and tissues। वो कहता है कि 170 यानी कि 170 टाइप हमारे पास है अमीनो एसिड की जो अभी तक पाई गई हैं। Of these 25 types of amino acids may take part as building units of protein। और जिनमें से 170 में से 25 अमीनो एसिड की टाइप ऐसी है जो किसको बनाती है? प्रोटीन्स को बनाती है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर even made of 20 types of amino acids। और जो काफ़ी प्रोटीन्स है वो किससे मिलकर बनी? तो वो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। आइडेंटिटी एंड यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड आर डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ इट्स साइड ग्रुप आर। यानी कि यहाँ पर हम आर की जगह अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये हमारे पास ग्लाइकाइन बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आर की जगह हम जो भी लगाएंगे ना फंक्शन ग्रुप को, इसका मतलब ये है कि वो अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। तो हम अल्काइल रेडिकल्स की वजह से मालूम कर पाते हैं कि ये कौन सा है, इसका क्या नेचर है। कोवैलेंट बॉन्ड टू अल्फा कार्बन। फॉर एग्जांपल आर में भी हाइड्रोजन एटम इन ग्लाइसिन। वो कहता है यहाँ पर देखिए आर की जगह अगर हाइड्रोजन लगेगा तो हमारे पास ग्लाइसिन बनेगा, और अगर CH3 लगेगा तो हमारे पास एलेनाइन बनेगा। या अगर कोई और ग्रुप होगा तो वो ऐसे ही करके वेलाइन, क्लोराइन, ल्यूसाइन, थियोनाइन बनाते रहेंगे। अब हमारे पास है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल हमारे पास जो 20 अमीनो एसिड है ना, उनमें से 10 हमारे 9 ऐसे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं फूड वगैरह के जरिए। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड 11 होते हैं हमारे पास, और वो ऐसे अमीनो एसिड कहलाते हैं, मतलब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। मिसाल के तौर पर आप नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में देखें, एलानाइन आ जाएगा, अर्गिनाइन आ जाएगा, एस्पेराजाइन आ जाएगा, एस्पेरिक आ जाएगा एसिड, साइस्टिसाइन आ जाएगा, ग्लूटामेटिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सीरीन एंड ट्रायोसाइन। ये आप लोगों को ना नाम याद कर लेना। ये 11 अमीनो एसिड है, पूरे 20 अमीनो एसिड के आप लोगों ने नाम याद कर लेना है। अब यहाँ पर हमें एसेंशियल अमीनो एसिड की भी दी हुई है एग्जाम्पल, आर इंक्लूड मिथोनाइन, वेलाइन, ट्राइफ्लोटाइन, आइसोलियोसाइन, लियोसाइन, अलाइसाइन, थ्रोनाइन, पेनालाइनाइन एंड हिस्टोडाइनाइन। नेसेसरी फॉर ओनली फॉर बेबीज। कि हमारे पास जो हिस्टोडाइन होता है नहीं सिर्फ बच्चों के लिए होता है एसेंशियल। अब वो कहता है कि जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो इनके दरमियान में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। नोट दैट ईच अमीनो एसिड हैज एन अमीनो ग्रुप एट वन एंड। वो कहता है कि जब ये जो चेन बनाते हैं ना तो फिर एक कार्बोक्सिल हमारे पास जो ग्रुप है वो
किसके साथ जुड़ा होता है, वो एक अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर आगे ऐसे यहाँ पे कार्बोक्सिल किसके साथ जुड़ा होगा, अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। तो ऐसे करके एक लंबी सी चेन बना लेते हैं। और वो अमाइनो एसिड जो किसके जरिए लिंक्ड होते हैं, मतलब किसके जरिए आप जुड़े होते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आप जुड़े होते हैं, उसको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमें ना एग्जांपल दी हुई है 2 अमाइनो एसिड की, एक ग्लाइसाइन की और एक एलेनाइन की। मैं अब आप देखें इसके ऊपर अल्काइल रेडिकल की जगह H हाइड्रोजन लगा हुआ तो ये ग्लाइसाइन है, और यहाँ पर CH3 लगा हुआ तो ये एलेनाइन है। जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, इनमें से हम डिहाइड्रेशन कराएंगे वाटर की, तो हमारे पास ग्लाइसाइल एलेनाइन बनेगा। अब वो कहता है डाइपेप्टाइड हैज एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ मॉलिक्यूल। So both reactive parts are available for further peptide bonds. Addition of amino acid ultimately leads to polypeptide chains. वो कहता है कि ये देखिए अगर दोनों मिलेंगे तो हमारे पास डाइपेप्टाइड बनेगा। जब इसके साथ और चेन बनती जाएंगी ना, चेन पे चेन आती जाएगी तो सब पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो आगे हमारे पास है स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आगे डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन रेंज फ्रॉम सिंपलर कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर चेन अमाइनो एसिड टू कॉम्प्लेक्स। वो कहता है कि हमारे पास जो प्रोटीन डाइवर्सिटी है वो सिंपल से यानी कि लीनियर चेन से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तक जाती है। आगे हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या मदद करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो हमें ना ये शो करता है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो उसका सीक्वेंस क्या है, कितने अमाइनो एसिड है, उसके कितने नंबर हैं, तो अमाइनो एसिड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। इसके अंदर ना प्रोटीन्स की लीनियर अरेंजमेंट होती है। इट रिप्रेजेंट द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। वो हमें चेन में ना ये जाहिर करवाता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, कितने नंबर है, अमाइनो एसिड कितने मिलकर एक चेन बना रहे हैं। ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स हैव स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो कहता है कि चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो तो इनके पास जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली होता है, तो उसके लिए अलग अलग होता है। अब जैसे कि हमें ना इंसुलिन की एग्जांपल दे रखी कि इंसुलिन जो हमारे पास है वो चेन से बना होता है। एक अल्फा चेन होता है जो समानर होता है और एक लॉन्गर बीटा चेन होती है। अब हमारे पास जो अल्फा चेन है वो 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, और जो हमारे पास अमाइनो एसिड बीटा चेन है वो 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये हमारे पास जो एक साइंटिस्ट था एफ संगर, उसने हमें इंसुलिन को उसने 10 ईयर्स स्टडी किया था, जब जाके उसे पता चला था कि ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड है 51 जो अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। तो उसके अंदर अल्फा जो चेन है वो 21 और 21 अमाइनो एसिड जो अल्फा चेन है वो लीनियर फॉर्म में होती है, जबकि जो हमारे पास लॉन्गर बीटा चेन होती है वो 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और आगे जाके वो थोड़ा सा कर्व हो जाती है कि थोड़ी सी मुड़ जाती है। आगे वो हमें ना एग्जाम्पल देता है हीमोग्लोबिन के जरिए। पॉलीपेप्टाइड के हमारे अंदर ना 4 चेन पाई जाती हैं, सॉरी हीमोग्लोबिन का 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिनमें 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। अब एक चेन जो होती है ना अल्फा के अंदर 141 अमाइनो एसिड आ सकते हैं, और जो दूसरी होती है ना बीटा की वो 146 आ जाती है। अब द नंबर ऑफ सीक्वेंस और टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इज हाईली स्पेसिफिक इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अब ना वो हमें कहता है कि जब ना अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में तब्दीली आती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जब हीमोग्लोबिन हमारे पास नॉर्मल से सिकल शेप में आ जाता है तो वो किसकी वजह होती है, तो प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम के पास मैसेज कहाँ से आता है, वो mRNA से आता है, और mRNA कौन बनाता है, वो DNA बनाता है। तो इसमें प्रोटीन गलत बनने की सबसे बड़ी वजह जो है वो DNA की है। अब DNA को गलत इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, DNA को भी तो कोई देगा ना। DNA हमारे पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, तो उसको जो हमारे पास DNA को गलत इन्फॉर्मेशन आती है वो न्यूक्लियोटाइड से आती है। अब न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि फास्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनियस बेस होती है और 5 शुगर कार्बन होती है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोटाइड DNA को गलत मैसेज देता है, DNA गलत मैसेंजर RNA बनाता है, मैसेंजर RNA गलत मैसेज राइबोसोम को देता है, और राइबोसोम गलत अमाइनो वो प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो गलत फॉर्म हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया की डिसीज पैदा कर देता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसकी अरेंजमेंट देखते हैं अमाइनो एसिड की। पहले आता है वेलाइन, हिस्टिडाइन, लियोसाइन, थ्रियोनाइन, प्रोलाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब आप यहाँ पे देखें ये तो हमारे पास था नॉर्मल। अब इसमें क्या डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे था पहले वेलाइन, यहाँ पे भी वेलाइन, हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन, लियोसाइन, लियोसाइन, थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन, प्रोलाइन, प्रोलाइन। लेकिन यहाँ पर 6 अमाइनो एसिड पे यहाँ पर गलती हो गई है नीचे कि यहाँ पर वेलाइन आ गया। वो कैसे, क्योंकि प्रोटीन गलत बनी है। जब प्रोटीन ही गलत बनी है तो मैसेंजर RNA ने मैसेज गलत दिया था, किसको, राइबोसोम को गलत मैसेज दिया गया था। कहाँ से आया था, वो DNA की तरफ से आया था। DNA को किसने गलत काम दिया था, न्यूक्लियोटाइड ने। सबसे बड़ी गलती इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की है, वैसे DNA की आपको MCQs के तौर पर आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे वेलाइन है। तो इतनी सी ये इसके जो सीक्वेंस बदली है अमाइनो एसिड की, उसका क्या नतीजा निकला, उसका नतीजा ये निकला कि सिकल सेल एनीमिया की डिसीज वजूद में आ गई।
आगे है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन मैनी प्रोटीन फोल्डिंग और कॉइलिंग पैटर्न्स अकोर विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब कि फोल्ड होना और कॉइलिंग यानी कि मुड़ना, ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, तो जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट इन अल्फा हेलिक्स। वो कहता है कि जब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जब वो कॉइलिंग हो जाता है तो उसको वो हमारे पास अल्फा हेलिक्स होता है, जबकि जब वो फोल्ड हो जाता है वो प्लेटेड शीट हो जाती है। बाउ दिस स्ट्रक्चर आर, ये जो हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए मेंटेन किए जाते हैं बिटवीन अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के जरिए इन अमाइनो एसिड इन द चेन। अब आगे है टेट्रेरी स्ट्रक्चर। वैन द पहले तो प्राइमरी पढ़ा था, फिर सेकेंडरी पढ़ा और अब टेट्रेरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। टेट्रेरी स्ट्रक्चर वैन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड अप एंड गेट्स अ कॉम्प्लिकेट्स ग्लोबल शेप। वो कहता है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास और ज़्यादा फोल्ड हो जाता है और जब वो कौन सी शेप बना देता है, ग्लोबुलर शेप बना देता है, तो वो हमारे पास टेट्रेरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय आयनिक हाइड्रोजन and disulfide bonds. These bonds contribute to the overall stability and shape of protein। वो कहता है कि अभी जो हमारे पास है टेट्रेरी स्ट्रक्चर वो किसके जरिए मेंटेन रहता है, वो आयनिक हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए हमारे पास स्टेबल रहता है, इसकी शेप स्टेबल रहती है प्रोटीन की। आगे कहता है अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरेक्ट विद वाटर टू गिव द मोस्ट स्टेबल टेट्रेरी स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर शेप। वो कहता है कि हमारे पास अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर किसको इंटरेक्ट करते हैं, वाटर को, ताकि हमारे पास जो टेट्रेरी स्ट्रक्चर वो स्टेबल रहे इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर शेप में। ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर अमाइनो एसिड एग्रीगेट सच अ वे दैट दे डिस्टर्ब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन प्रोटीन इनसाइड एट द सेम टाइम द हाइड्रोफिलिक पोलर अमाइनो एसिड टर्न आउट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर। आगे है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी का मतलब तो चार होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन टेट्रेरी स्ट्रक्चर के साथ मिलकर हेल्ड हो जाते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दे फॉर्म क्या बनाते हैं, वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाते हैं। देखिए इतने सारे स्ट्रक्चर जब आपस में जुड़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा या सिंपल बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि उसका इतने सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाए जाएंगे फिर टेट्रेरी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। दिस एग्रीगेशन ऑफ टेट्रेरी स्ट्रक्चर मेक्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये देखें कि हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये लीनियर फॉर्म में था, जबकि सेकेंडरी हमारे पास अल्फा हेलिक्स में था और प्लेटेड शीट पे थी। ये अल्फा हेलिक्स हमारे पास ये है और जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो प्लेटेड शीट में। ये देखें आगे हमारे पास जो टेट्रेरी स्ट्रक्चर था वो हमारे पास फोल्डिंग में था, यानी कि ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाती है। देखिए आप बिल्कुल ग्लोबिंग बना है। जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास ये था कि हमारे पास जो टेट्रेरी स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे मिलके ऐसे बनाएंगे जो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। Proteins make a very diverse group of organic compounds in living organisms. They can be classified on different bases. For example, on the basis of organism. For example, on the basis of their role in living organism, there are structural proteins and functional proteins. The recommended classification of proteins is based on their structure. वो कहता है कि हम जो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसकी बेस पे करते हैं, वो उसके स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं। अब आगे आप क्लासिफिकेशन देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन की और ग्लोबल प्रोटीन की। सबसे पहले तो उनकी शेप बता रखी है आपको कि वो हमारे पास जो फिब्रिस प्रोटीन होता है वो फिब्रिल्स में होता है, जो ग्लोबल होता है वो स्पेरिकल में होता है। स्ट्रक्चर हमारे पास ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टेट्रेरी और क्वाटरनरी। अब इसका जो रोल है वो स्ट्रक्चरल है और इसका जो फंक्शनल है क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर ये नॉन क्रिस्टल होता है, इलास्टिक होता है, ये कैन भी क्रिस्टलाइज हो जाता है। इसके अंदर सॉल्युबिलिटी ये इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता। सॉल्युबल इन साल्ट, ये सॉल्युबल इन साल्ट, एसिड और बेस सॉल्यूशन एंड एक्वस अल्कोहल। अब इसकी डिसऑर्गेनाइजेशन देखें तो डू नॉट डिसऑर्गेनाइज इजीली, ये बहुत इजीली डिसऑर्गेनाइज नहीं होता, जबकि ये डिसऑर्गेनाइज विद चेंज इन एनवायरनमेंट। इन दोनों में ना थोड़े से करैक्टर्स बताए हुए हैं फिब्रस प्रोटीन के और ग्लोबल प्रोटीन के। अब आप इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर सिल्क फाइबर फॉर्म द वेब ऑफ सिल्क वॉर्म एंड स्पाइडर एक्टिंग इन मसल सेल, फिब्रिन इन ब्लड क्लॉट, केराटिन इन नेल्स, हेयर्स, वीक इन इटीसी। कोलेजन कहाँ पाया जाता है, इन मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वो हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास सिल्क फाइबर है वो क्या करता है, फॉर्म द वेब ऑफ सिल्क वॉर्म एंड स्पाइडर करता है, एक्टिंग इन मसल सेल भी करता है। फिब्रिन हमारे पास इन ब्लड क्लॉट्स होता है, वो मतलब ब्लड को जमाने के काम आता है। केराटिन हमारे नेल्स, हेयर्स, वीक में स्किन में आता है। कोलेजन इन मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन कहाँ पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। यहाँ की एग्जांपल देखें तो एंजाइम, बायोकैटालाइज, एंटीबायोटिक्स, एक्टिव अगेंस्ट इनवाइंडिंग एंटीजन, सब हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज करते हैं और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास कैरेक्टर बताया था फिब्रोस प्रोटीन के और ग्लोबल प्रोटीन के। अब आगे हमारे पास है रोल ऑफ प्रोटीन इन लाइफ, ये प्रोटीन का क्या किरदार है हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो वो कहता है कि प्रोटीन हमारी ज़िंदगी के हर काम में इस्तेमाल कर आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन हमारे नेल्स बनाती है, हेयर्स बनाती है, मसल्स में काम आती है, सेल के ड्राई वेट 50% फॉर्म में आता है, प्रोटीन बनाता है।
प्रोटीन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समय अहम जो कंपोजिशन होती है वो प्रोटीन होती है। चैनल प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल्स। कहते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना मेम्ब्रेन्स के अंदर, वो क्या कंट्रोल करती है, वो मूवमेंट कंट्रोल करती है मटेरियल की कि उसने सेल के अंदर आना है या बाहर जाना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स मेक सोडियम पोटेशियम पम्प इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। दिस पम्प कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इन एंड आउट ऑफ ब्लड सेल। वो कहता है कि ये क्या बनाती है, प्रोटीन सोडियम पोटेशियम पंप बनाती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर। वो पंप क्या कंट्रोल करता है, वो सोडियम और पोटेशियम आयन की एंट्री और रिलीफ को कंट्रोल करता है किसके अंदर, नर्व सेल के अंदर। सम फाइब्रस वाइट प्रोटीन्स की जो कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्टिलेज एंड हेयर एंड नेल्स। इस पे वो कहता है कि हमारे पास जो कुछ फाइब्रस प्रोटीन है जैसे कि कोलेजन और केराटिन, वो क्या करते हैं, वो ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, कार्टिलेज का और हेयर नेल्स का। एंजाइम्स आर अ क्लास ऑफ प्रोटीन दैट कैटलाइज द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स। There are a much diverse class of proteins. For example, protease catalyze the breakdown of proteins. Polymerase catalyze the synthesis of polymers. तो कहता है हमारे पास जो प्रोटीन है प्रोटीएस, वो क्या करती है, वो ब्रेक डाउन कर देती है प्रोटीन के जो पॉलीमर से, मतलब जो एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम की हमारे पास ना आपको पता है किस चलेगा ये एंजाइम है। आप देखें तो उसके आखिर में ASE आएगा। जहाँ पर भी ASE आ जाए ना तो आप समझ जाना कि ये एंजाइम है, कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। हमारे पास जो प्रोटीएस है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ASE। प्रोटीएस है वो क्या ब्रेक डाउन करती है, वो किसकी ब्रेक डाउन करती है, प्रोटीन को। जो हमारे पास पॉलीमर्स है वो किसकी सिंथेसिस करती है, पॉलीमर्स की। अब यहाँ पे वो हमें कुछ हार्मोन्स का बताता है जैसे कि इंसुलिन क्या कंट्रोल करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या इंक्रीज करता है, वो हमारे पास वाटर रिटेंशन बाय किडनी को करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो रेगुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को। आगे वो कुछ ग्लोबल प्रोटीन्स का वर्क बताता है कि क्या ट्रांसफर करता है डिफरेंट मटेरियल्स को करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये हेमोग्लोबिन माइक्रोग्लोबिन क्या ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ होती है। साइटोक्रोम्स वर्क इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या किसके तौर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के चेन तौर पे। अब एल्बुमिन क्या है, इज अ ब्लड प्रोटीन, ये हमारे पास ब्लड में पाई जाती है। दैट मेंटेन्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड कीप इट्स एबिलिटी टू फ्लो। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड को मेंटेन रखती है और क्या करती है, और इसकी एबिलिटी को बढ़ाती है फ्लो करने की। ब्लड क्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द लूज ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी। वो कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग जो होता है मतलब खून का जमना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या मतलब कभी आपको कोई चोट लगे, जख्म हो जाए, मतलब आप इंजॉयड हो जाए, तो ब्लड को रोकने के लिए कि ब्लड बाहर ना है तो आपको ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिब्रिनोजन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ब्लड। फिब्रिनोजन हमारे खून प्रेजेंट होती है, मतलब हाजिर होती है व्हेन इंजरी ऑकर्स, जब हमें जख्म आ जाता है या हम चोट लग जाती है तो ये क्या एक्ट करती है, फिब्रिन का काम करती है। और फिब्रिन क्या करती है, वो क्लॉट करती है, ब्लड को जमाती है। All types of contraction in living matter are due to the action of protein. For example, actin and myosin are main proteins of muscle. Actin मैंने आपको बताया था कि ये हमारे मसल्स को बनाती है। They are responsible for muscular contraction. Tubular protein makes spinal fibers. Antibodies are important protein. Antibodies में हमारे पास प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, recognize and combine with foreign substance antigens and convert them into harmless protein. मतलब बाहर जो कोई भी हमारे बॉडी को हमला करने आता है, ये क्या कर देती है, उसको हार्मलेस प्रोडक्ट पर कर देती है। आगे है सब आयन बाइंडिंग प्रोटीन स्टोर आयन इन स्टोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो कहता है कुछ आयन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है जो आयन्स को स्टोर करती हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। फॉर एग्जांपल फेरिटिन इज द मैन इंट्रम सेलुलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन। ये क्या करती है, आयरन स्टोरेज हमारे पास प्रोटीन होती है। सिमिलरली कैसाइन इज अ मिल्क प्रोटीन दैट स्टोर पोटेशियम एंड कैल्शियम। वो कहता है कि हमारे अंदर जो मिल्क के अंदर वो पाई जाती है ना प्रोटीन, वो क्या स्टोर करती है, वो पोटेशियम और कैल्शियम को। और आखिरी है हमारे पास रेप्लिसेसेस आधा प्रोटीन दैट रेगुलेट जीन एक्शन। वो ये क्या रेगुलेट करता है, ये जीन एक्शन को रेगुलेट करता है बाय प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। दीज प्रोटीन्स अलाउ जीन्स टू वर्क वेयर एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये प्रोटीन ना जीन्स को क्या अलाउ करती हैं, ये अलाउ करती है कि उसने कब और कहाँ काम करना होता है, जब उसकी ज़रूरत होती है जब। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे लिपिड्स वाले टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।